हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती कक्ष उत्तर रेलवे द्वारा जो अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई हैं, जिनकी टोटल काउंटिंग है 3093 वैकेंसीज। ये आप देख सकते हैं 3093 वैकेंसीज की अप्रेंटिस निकाली है। और ये बहुत समय बाद उत्तर रेलवे के द्वारा जो नॉर्थन इंडियन के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो अब बहुत समय बाद निकाली गई है कोई अप्रेंटिस, जो उनको नॉर्थ इंडिया में ही उनको अप्रेंटिस करने का मौका दे रही है। तो आइए हम इसको जो इसकी नोटिफिकेशन है उसको हम देखते हैं। आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है नॉर्दर्न रेलवे की rrcnr.org, इस पर जाकर आप यहाँ इसके बारे में जो इसका नोटिफिकेशन है आप उसको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और बाकी जो इस नोटिफिकेशन का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4/12/2023 को इन्होंने नोटिफिकेशन आउट किया था। आप यहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ दिया गया है सबसे पहले जो डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की तारीख दे रखी है कि कितनी तारीख से यहाँ जो ऑनलाइन है स्टार्ट होगी और कितनी तारीख को यहाँ पर जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन होना क्लोज हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड डेट भी दे रखी है कि इनको मेरिट की एक्सपेक्टेड कब तक ये जारी हो सकती है, जो कि दे रखी है इन्होंने 12 फरवरी 2024 को भी ये जारी कर सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन में जो इन्होंने दिया है डिटेल। अब सबसे जो मेन ज़रूरी बात है हम देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। तो जो क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है वो है कैंडिडेट को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए। और अ, इसके समांतर में वो 10+2 भी हो सकता है, ठीक है? 10+2 एग्ज़ामिनेशन सिस्टम विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड मस्ट हैव पास आईटीआई इन रिलेवेंट ट्रेड। और जो आईटीआई है वो उसको पास होना मस्ट है, आईटीआई उसके पास होना ज़रूरी है, ठीक है? The candidate should have already passed the prescribed qualification on the date in issue notification. The application was IT for the notification are not relevant. ये कह रहा है कि जो कस्टमर जो है उससे जो पहले जो डेट है उससे पहले उन्होंने क्लियर कर रखा है अपना रिजल्ट, जो पास हो चुके हैं सिर्फ वही इसके लिए योग्य हैं। जिन लोगों का अभी तक रिजल्ट आना बाकी है, मानो या वो उसका आईटीआई का भी रिजल्ट हो सकता है या उसका 10+2 का रिजल्ट हो सकता है या उसका 10th का रिजल्ट हो सकता है, अगर वो नोटिफिकेशन आउट होने के बाद अगर उसका रिजल्ट होगा तो वो उसके लिए योग्य नहीं है, तो वो लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। एज लिमिट है कैंडिडेट को कम से कम 15 साल कंप्लीट कर लेना चाहिए और मैक्सिमम उसकी एज 24 ईयर होना चाहिए, ठीक है? और जो कि एज लिमिट का जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन है वो यहाँ वो भी लागू होता है। 5 ईयर के लिए जो रिलैक्सेशन है वो SC/ST वालों के लिए है। 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल तक का रिलैक्सेशन दे रखा है। और बाकी दे रखा है जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं उनके लिए भी दे रखा है। तो आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जानकारी दे रखी है। जो ओबीसी हैं, नॉन क्रीमी लेयर है और क्रीमी लेयर है, उसके बारे में दे रखा है, ठीक है? आप तो इसको नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आप उसको भरने जाइए। तो बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो इसकी ऑनलाइन जो फ़ीस जमा होगी वो 100 रुपये की फ़ीस जमा होगी। और उन्होंने साफ-साफ कह रखा है कि आरआरसी विल नॉट एक्सेप्ट एप्लीकेशन फ़ी इन कैश, चेक, मनी ऑर्डर। ये सिर्फ़ ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन मोड से ही आप इसको पे कर सकते हैं, ठीक है? और फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय वुमेन कैंडिडेट। फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय एससी/एसटी। ये जो फीस है नो फीस है ना, जो SC/ST, पीडब्ल्यूडी और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ डिपॉज़िट नहीं करनी है। ये सिर्फ़ ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और जनरल वालों के लिए है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ईडब्ल्यूएस का जो है कोटा दिया नहीं गया है। आ जाते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन की हम बात कर लेते हैं, वो है स्क्रीनिंग एंड स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन। देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा। यहाँ कोई भी ना रिटन टेस्ट लिया जाएगा, ना ही कोई वाइवा लिया जाएगा। तो यहाँ जो भी मोड ऑफ सिलेक्शन है वो पूरा आपकी जो परसेंटेज है 10th की और आईटीआई की वो उस पर डिपेंड करता है। दोनों की जो
परसेंटेज होगी उसको दोनों को मिलाकर जो आपकी एवरेज परसेंटेज बनेगी उसी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ इन्होंने जो टाई होने का केस है उसके बारे में दे रखा है डिटेल में, आप उसके बारे में भी देख सकते हैं। यहाँ कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स के बारे में बता रखा है कि आपके जो मार्क्स हैं कैसे-कैसे कैलकुलेट किए जाएँगे। ठीक है, अब यहाँ जाता है मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर बीइंग, यहाँ मतलब ये दे रखा है कि मतलब कौन-कौन कैंडिडेट किस-किस ट्रेड के लिए एलिजिबल है और कौन-कौन सा कैंडिडेट किस-किस ट्रेड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वो भी आप यहाँ नोटिफ़िकेशन में अच्छे से देख सकते हैं। बोल रहे हैं पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड, जो बोल रहा है एज पर रूल्स एप्लीकेबल, जो भी रूल लागू होगा उसके हिसाब से ट्रेनिंग का मतलब टाइम होगा। और स्टाइपेंड तो आप इसके लिए अप्रेंटिस एक्ट भी दे सकते हैं, उसके हिसाब से वही रूल इसमें भी एप्लीकेबल होगा। अब बोला एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, तो बोला बिफोर commencement of the apprenticeship training in the design date in the applicant to enter into the contract। बोल रहा है कि जो एग्रीमेंट होगा वो कैंडिडेट के साथ होगा, अगर कैंडिडेट माइनर है तो उसके जो कॉन्टैक्ट होगा वो उसके फादर के साथ होगा, सॉरी गार्जियन के साथ होगा, जो भी उसके केयरटेकर्स होंगे उनके साथ वो कॉन्टैक्ट होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है नोटिफिकेशन स्लॉट्स आर सब्जेक्ट चेंज, ये बता रहे हैं कि जो मतलब जो वैकेंसीज निकली हैं 3093 वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। और कुछ वेबसाइट हैं फॉर सेलेक्ट बोर्ड, ये बताया गया है कि रेल में एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने पास जो रिजर्व हैं उसके जो राइट्स हैं अधिकार उसने अपने पास रिजर्व हैं वो उसमें कुछ भी चेंज कर सकता है। ना ही कोई टीए डीए दिया जाएगा, ना ही कोई आपको अकोमोडेशन दिया जाएगा रहने के लिए, आने के लिए आपको। तो वो आपको सब आप अच्छे से इसको नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। और ये भी बताया गया कि आपको कैंडिडेट जब आप करेंगे तो जो आपने डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट आपको जब आपका डीबी वगैरह होगा तो उसके लिए आपको वही डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल साथ लाने हैं। तो आप पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनवैलिड एप्लीकेशन। ये तो दे रखा है कि किन परिस्थितियों में आपका जो एप्लीकेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी अगर इनमें से कुछ भी कमी पाई गई, ऐसी कोई कमी पाई गई तो आपका एप्लीकेशन जो है रद्द कर दिया जाएगा। अब मिसलेनियस दे रखा है, ये बोल रहा है कि रेलवे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा यदि आपकी जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाती है, कुछ हो जाती है या फिर चलना बंद कर देती है, सर्वर डाउन हो जाता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप जो उसका लास्ट जो डेट है उससे जल्दी ही अपनी एप्लीकेशन अपना फॉर्म भर लें ताकि बाद में आपको सर्वर डाउन का या फिर साइट फेलियर का सामना ना करना पड़े। और हाउ टू अप्लाई दे रखा है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सारी जानकारी दे रखी है। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ अपलोड करने हैं एप्लीकेशन के साथ। और अब ये दे रखी हैं आपकी वैकेंसीज़, कौन-कौन सी डिवीज़न में कौन-कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ आपको दे रखा है सबसे पहले डिवीज़न लखनऊ डिवीज़न है, जो क्लस्टर लखनऊ का है। लखनऊ डिवीज़न में ये सारी दे रखी हैं एलक्यू डिवीज़न, ठीक है? ब्रिज वर्कशॉप और कैरेज वर्कशॉप, जो भी रेलवेज़ में वर्क होते हैं, उसके अंदर कौन-सी ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, वो आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर आप लखनऊ में वैकेंसी चेक कर सकते हैं, अम्बाला की भी वैकेंसी चेक कर सकते हैं और सबसे जो सेंट्रल में यहाँ आएगी वो है दिल्ली की। आप दिल्ली में भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी-कितनी वैकेंसी आपके ट्रेड की है या नहीं है, वो भी आप यहाँ अच्छे से चेक कर सकते हैं। और यहाँ आप फिरोजपुर की भी दे सकते हैं, जो कि पंजाब में पड़ता है। तो बस ये डिटेल्स हैं। जालंधर की भी दे रखी है इन्होंने, जो जालंधर का वर्कशॉप है। तो आप ये नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें और नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है उस ट्रेड के लिए जहाँ भी आप एलिजिबल हैं और आप जहाँ के लिए भरना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दें ताकि बाद में आपको जो साइट डाउन या फिर सर्वर डाउन का जो आपको सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। जल्द से जल्द आपका फॉर्म भर दिया जाए। ठीक है, तो सभी लोग अपना-अपना फ़ॉर्म जल्दी से भर लें। एप्लीकेशन का जो नोटिफ़िकेशन है वो अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही अपना ऑनलाइन अप्लाई करें। ठीक है, धन्यवाद।